ही चुनावी माहौल था। और जहां हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो है लोकसभा चुनाव हुआ, अन्य जगहों पर भी हुआ और 7 चरण में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ। और बात आती है लोकसभा चुनाव के रिजल्ट की, तो 4 जून को जो है इसका जो है मतगणना होना है और रिजल्ट भी आना है। इसी के संबंध में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार जी। 4 जून को जो है मतगणना होनी है, आपको क्या लगता है किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है? जहाँ तक छत्तीसगढ़ में बोला जाए तो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से माहौल है, जिस चुनाव लड़ा गया है, चुनाव के जो भी फैक्टर रहे हैं, पूरे फैक्टर को अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में भाजपा का पलड़ा ही भारी दिख रहा है। और जहाँ तक राजनांदगांव की पूछ रहे हैं तो राजनांदगांव में जिस तरीके से संतोष पांडे और भूपेश बघेल दोनों ने ही अपना चुनाव प्रचार किया है, और भूपेश बघेल ने ग्रास रूट में जाके एक कार्यकर्ता की तरह अपना प्रचार किया है और कंपटीशन देने की पूरी पूरी कोशिश की, लेकिन भाजपा का संगठन, भाजपा की तरफ से जिस तरीके से कैंपेन चलाया गया, ऊपर से मोदी फैक्टर है, तो मेरे दृष्टिकोण से यहाँ पे संतोष पांडे का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जी, 1 जून को जो है एग्जिट पोल आया है, उसमें जो है मोदी लहर चारों ओर दिख रहा है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? लगता तो यही है कि जिस तरीके से विकास का जो मुद्दा है, तो हिंदुत्व है, और ये और ऊपर से विपक्षी दलों के पास जो है ना, मोदी जैसा कोई चेहरा नहीं है, तो पूरे आम चुनाव में मोदी के कारण ही भाजपा का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जहाँ बात करें राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र की, तो जो है यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सांसद ये लोकसभा चुनाव के लिए आए, वहीं पर जो है वर्तमान सांसद संतोष पांडे थे आमने सामने, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? भूपेश बघेल नो डाउट छत्तीसगढ़ में अपने किसानों ग्रामीण परिवेश के कारण छत्तीसगढ़िया जो अंदाज है उसकी वजह से काफ़ी पॉपुलर रहे हैं, लेकिन अभी विधानसभा चुनाव हारे थे, उसके बाद यहाँ आ गए। और ये बता दूं कि राजनांदगांव में स्थानीयता भी काफ़ी मायने रखेगी, क्योंकि अपना जो वर्तमान जो सांसद है संतोष पांडे, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के ही कवर्धा क्षेत्र के निवासी हैं, तो कुछ क्षेत्रों में कवर्धा है, पंडरिया है, यहाँ पे स्थानीयता का जो मुद्दा है वो हावी रहेगा। राजनांदगांव के लोगों को ये है कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहते हुए उपेक्षा किया है, ये मुद्दा हावी रहेगा। तो ओवरऑल इस मामले में संतोष पांडे का पलड़ा भारी नजर। जी, भाजपा जो है 400 के पार नारे लगा रहे थे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? 400 पार तो वो एक जो मोमेंटम के लिए, शायद मेरे दृष्टिकोण से मोमेंटम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे 400 प्लस कहा था, पर जैसा जिस ट्रेंड दिख रहा है और एग्जिट पोल नजर आ रहा है, तो ये संभावना भी बन रही है कि 400 पार भी एनडीए जा सकती है। जी, राजनांदगांव, खैरागढ़, मानपुर मोहरा, यहाँ सब कैसे समीकरण आपको देखने को मिल रहा है? पिछले विधानसभा में आपको मालूम होगा कि राजनांदगांव जिले के आसपास जो है कुज्जी है, डोंगरगांव है, मानपुर मोहल्ला है, डोंगरगढ़ है और अपना खैरागढ़ है, यहाँ पे कांग्रेस जीती थी। तो उसको देखते हुए ही शायद कांग्रेस ये सोच के चल रही है कि यहाँ पे वो हावी रहेंगे, लेकिन फिलहाल लोकसभा में मुद्दा अलग होता है, स्थानीयता से हट के केंद्र चला जाता है, तो ये भाजपा का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जी, राजनांदगांव में जो है कुल 8 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें जो है 5 कांग्रेस के हाथों में है और 3 जो है वो भाजपा की, तो इस पर आप क्या कहेंगे? विधानसभा को जिस तरह विधानसभा में स्थानीयता हावी थी और कांग्रेस जो छत्तीसगढ़िया बात थी वो हावी थी, इसलिए 8 विधानसभा में से 5 कांग्रेस के पास थी, 3 बीजेपी पास। तो अभी जो लोकसभा का जो मुद्दे होते हैं और जो क्षेत्रवाद नहीं होता, कि सेंट्रल में जो भी रहता है वो हावी होता है, उस हिसाब से दोनों में काफ़ी अंतर है। तो 5 जो कांग्रेस के पास विधानसभा है, 3 बीजेपी के पास है, पर लोकसभा में ऐसी स्थिति रहेगी। जहाँ देखा जाए तो है भाजपा महतारी वंदन योजना की बात करें तो वही जो है कांग्रेस ने भी कड़ी टक्कर देने के लिए जो है महालक्ष्मी न्याय योजना निकाली है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से यहाँ पे माहौल बना, और वो जो महतारी वंदन, तो आप जान रहे हैं कि हर महीने की 1 तारीख को महिलाओं के इसमें पैसे आ ही रहे हैं, ये क्रेडिबिलिटी जो विश्वसनीयता ये हो जाती है। और जो 1 लाख जो उन्होंने घोषणा की है, वो यही नज़र आया कि वो महिलाओं ने उतना विश्वास नहीं किया, ऐसा लगा कि ये केवल वोट के लिए बोला जा रहा है, पर विश्वसनीयता नहीं है, तो महतारी वंदन ज़्यादा हावी रहा। 4 जून को जो है मतगणना होनी है, तो आपको क्या नज़र आ रहा है, किसका पलड़ा भारी नज़र आ रहा है आपको?
देखिए, छत्तीसगढ़ की यदि बात करें तो पहले भी भाजपा यहाँ पर भारी रही है। पहले भी 10-1 का रेसों में थी भाजपा, और उपचुनाव के कारण एक सीट उन्होंने गंवाई है। इसलिए गंवाई है क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, विधानसभा में उनकी सत्ता थी, इसलिए वो सीट गई है। लेकिन इस समय ऐसा महसूस हो रहा है कि भाजपा पूरी 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ में लाएगी, और बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत बोल दिया जाए उसको, तो एक बार फिर से सत्ता में हासिल होगी। जहाँ राजनांदगांव की बात करें, राजनांदगांव लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी सामने थे, उसके सामने जो है वर्तमान सांसद संतोष पांडे थे। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, रही बात भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। उनका एक अपना मोटिवेशन है। उन्होंने अब एक थीम लेके चली थी, जो छत्तीसगढ़वाद की एक टीम लेके चली थी। उस पर वो कहीं ना कहीं विधानसभा में सक्सेस तो हुए हैं, लेकिन लोकसभा में वो चीज़ें नहीं दिखी जो दिखनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ में लोकसभा में जो सेंट्रल की जो योजनाएं थी, वो योजनाएं काम कर रही है और अच्छे सिरे से काम कर रही है, तो उसमें नो डाउट बीजेपी को यहाँ फ़ायदा मिलेगा। जहाँ बात करें, एग्जिट पोल जो है आ चुका है, जिसमें जो है मोदी लहर चारों ओर दिख रहा है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? स्वाभाविक सी बात है, जिस हिसाब से एग्जिट पोल जो आए हैं सभी चैनलों के और प्राइवेट भी जो आए हैं, उसमें कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए अपनी सरकार बनाने जा रही है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के पास वैसे मोटिवेशन और वो नई चीज़ मिल पाई कि जो वो फेस कर सके पब्लिक के बीच में, कि हम सेंट्रल में आएंगे तो ये योजना और ये सब चीज़ काम करेंगे। वो चीज़ें अभी तक कांग्रेस ने फेस नहीं कर पाई है। रही बात छत्तीसगढ़ में स्थानीय मुद्दे ही नज़र आए हैं, सेंट्रल मुद्दों पे कोई बात नहीं हो पाई है। जहाँ आपने कहा सेंट्रल मुद्दे सामने नहीं आए, तो भूपेश बघेल ने एक बात कही थी कि जो है किसानों की बात हम दिल्ली तक पहुँचाएंगे, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, किसानों की बात दिल्ली तक पहुंचाएंगे, वहां तक उनका कहना ठीक है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में किसानों को दिया भी है, लेकिन उससे ज़्यादा योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है। जो योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, उसमें मॉडिफाई करके भूपेश बघेल ने, तत्कालिक मुख्यमंत्री जब थे, उन्होंने उस योजना को यहाँ पर लिया था। वो चीज़ अब यहाँ नज़र नहीं आएगी। जहाँ बात करें, जो भाजपा है, उन्होंने जो है महतारी वंदन योजना की बात कही, और वो विदे भी रहे, और इसके बाद जो है कांग्रेस जो है महालक्ष्मी न्याय योजना, तो आपको क्या लगता है किसकी जो योजना है वो कारगर सिद्ध होगी? देखिए, सबसे पहली बात तो जो सेंट्रल की जो योजना है, सेंट्रल उस योजना को फॉलो कर रही है, और महतारी वंदन की किस्तें लगभग सभी महिलाएं जो पात्र आई है उसमें उनको मिल रही है। लेकिन अभी इनका यही मोटिवेशन नहीं हुआ है कि ये सेंट्रल में बैठ पाएगी कि नहीं केंद्र, तो वो कैसे महालक्ष्मी वंदन की पैसा देगी। और महालक्ष्मी वंदन का जो पैसा देना है, वो अपने जो देश का जो बजट है उससे कई गुना ज़्यादा है। तो मतलब बजट से ऊपर आप कैसे उसको फॉलो कर पाएंगे, आप उस पैसे को कैसे दे पाएंगे। मतलब आप कहीं ना कहीं पब्लिक को गुमराह करके वोट मांगने की राजनीति कर रही है कांग्रेस, तो उसमें वो सक्सेस नहीं हो पाएगी। जी, राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में आपको कैसा समीकरण देखने को मिला है? राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में देखिए, बात करें अपन अविभाजित राजनांदगांव जिले की, तो राजनांदगांव जिले में 8 विधानसभा हैं। 8 विधानसभा में आज की स्थिति में 3 में बीजेपी है, 5 में कांग्रेस है। लेकिन जो सीट कांग्रेस जीती है, जो 2 से 3 सीट ऐसी जीती है जहां पर बहुत कम मार्जिन पे जीती गई है, वहां पर जातिगत समीकरण काम किया है। लेकिन सेंट्रल का जो चुनाव होता है, वो जातिगत समीकरण पे नहीं लड़के सेंट्रल की जो योजनाएं हैं और जो सेंट्रल के जो काम है उस पर लड़ा जाता है। तो उससे बिल्कुल ये मान के चलिए भाजपा को फ़ायदा होगा छत्तीसगढ़ में। 4 जून को जो है मतगणना होनी है, तो आपको क्या लग रहा है किसका पर्रा भारी नज़र आ रहा है आपको? अभी इस 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से दोनों प्रत्याशी हैं, कहा नहीं जा सकता कि किसकी जीत होगी। निश्चित रूप से जिस तरह से अभी जो सर्वे बता रहा है, वो सर्वे के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं उलटफेर की स्थिति बनेगी। पिछले समय सांसद रहे संतोष पांडे हैं, और चूंकि उनके सामने भूपेश बघेल जी एक कद्दावर कैंडिडेट हैं, तो इसका आकलन कर पाना मुश्किल ही नज़र आ रहा है कि आखिर जीत किसकी होगी। जहाँ बात करें, एग्जिट पोल आया है, उसमें जो है मोदी लहर नज़र आ रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ के भीतर की अगर बात करें तो यहाँ पर स्थानीय मुद्दे की बात रही है, और मोदी लहर जैसी कहीं कोई नज़र नहीं आई चीज़ें, क्योंकि हम जिन जिन क्षेत्रों के अंदर में ऐसे पत्रकार रिपोर्टिंग के लिए भी गए हैं, तो कहीं मोदी लहर जैसी चीज़ें नज़र नहीं आई। जी, जो है भाजपा जो है 400 के पार नारे लगा रही थी, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे?
400 पार ठीक है कि जो पार्टी अगर चुनाव में अपनी भूमिका अदा कर रही है वो अपना एक लक्ष्य रखती है, उसमें उन्होंने अगर 400 कहा है तो वो अपने हिसाब से ठीक कहे उन्होंने। जहाँ बात करें कि अभी लोकसभा चुनाव से पहले जो है महतारी वंदन योजना निकाले थे भाजपा ने, उसके बाद जो है कांग्रेस ने भी निकाले महालक्ष्मी न्याय योजना, तो किसकी जो है योजना कारगर सिद्ध होगी? इस चुनाव के गिनते के पश्चात ही पता चलेगा कि योजना का असर एक्चुअल क्या है, क्योंकि महिलाओं का अगर कहीं वोट बढ़ता है तो कहा जा सकता है ये चीज़ों को। अगर कांग्रेस के पक्ष में महिलाओं को वोट बढ़ेगा तो हो सकता है वो योजना उनके तरफ उनका झुकाव है। जहाँ बात करें कि राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र की, तो इसमें जो है आठ विधानसभा है, जिसमें जो है 3 जो है वो भाजपा के हैं और 5 जो है वो कांग्रेस के हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में काफ़ी अंतर रहता है, तो जहां अगर जो विधायक कांग्रेस के हैं, कहीं ज़रूरी नहीं है कि वहां जो है कांग्रेस की ज़्यादा जीत हो सकता है वहां बीजेपी जीत जाएगी। और ऐसी स्थितियां रहती है कि ग्रामीण क्षेत्रों, यहाँ का भी जो चुनाव है ग्रामीण वर्सेस शहरी, ऐसा वातावरण नज़र आ रहा है। जी, राजनांदगांव लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक रहा है, क्योंकि जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सामने थे, उसके सामने जो है वर्तमान सांसद संतोष पांडे थे, आमने सामने खड़े हुए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? किसका पलड़ा आपको भारी नजर आ रहा है राजनांदगांव में? नहीं, राजनांदगांव लोकसभा की ही बात कर रहे हैं, तो अभी पल्ला भारी किसका होगा यह कह पाना मुश्किल है, क्योंकि क्या है, कोई ग्रामीण वोटों को साधा है और किसी ने शहरी वोटों को साधा है। तो अब उन दोनों के भीतर में जहां महिलाओं की भी बात आती है योजनाओं को लेकर, तो महिलाओं का भी झुकाव यहाँ एक अहम रहेगा इस चुनाव को लेकर। तो स्पष्ट कहा नहीं जा सकता कि जीत आखिर किसकी होगी। जी, जहाँ बात करें राजनांदगांव, मानपुर मोहल्ला, खैरागढ़, तो यहाँ आपको कैसा समीकरण देखने को मिल रहा है? समीकरण में जो है अभी ग्रामीण क्षेत्र का, मैंने फिर पहले आपको ये कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों का और शहरी क्षेत्रों के अंदर वोट जो बटे हुए हैं उसी पर कहीं निर्णय होंगे, और निर्णय हो सकता है चौंकाने वाले निर्णय हो, ये भी स्थितियां निर्मित हो सकती। पर जहां तक बात आती है कि कांग्रेस के विधायक जिन जिन क्षेत्रों पे हैं, जरूरी नहीं कि कांग्रेस की विधायक जहाँ हैं वहाँ कांग्रेस जीतेगी। 4 जून को जो है एक मतगणना होनी है, तो किसका पलड़ा आपको भारी नज़र आ रहा है? अब इसमें भारी और हल्के वाली बात नहीं है, क्योंकि राज्य से संबंधित चुनाव विधानसभा को होते हैं, तो लोग जो है विधानसभा में कैसा मुख्यमंत्री चाहिए, कौन सी पार्टी चाहिए, इसको देखकर मत डालते हैं। और लोकसभा केंद्र से संबंधित रहता है, उसमें प्रधानमंत्री या बड़ी पार्टी इसको देखकर डालते हैं। तो लोकसभा में तो फिर से अभी इस समय जो है परसेंटेज भी देखा जाता है। अब परसेंटेज में कांग्रेस वालों को 30-32 के आसपास रहता है और बीजेपी वालों को 50 से ऊपर जाता है। उससे ये अंदाज़ा लग रहा है, यदि कि शुरू से आखिर तक के देखा जाए परसेंटेज के आधार पर, तो संभवतः भाजपा बाजी मार सकती है। अब चूँकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस क्षेत्र से लड़े हैं, 8 विधानसभा में 5 विधानसभा कांग्रेस के अंडर में रहा है, तो हो सकता है यदि कोई अच्छा मेहनत किए होंगे कांग्रेस वाले तो बाजी पलट भी सकती है। टक्कर तो बताया जा रहा है, लेकिन हमको ये इस बात को ध्यान देना चाहिए कि परसेंटेज क्या रहती है। लोकसभा और राज्यसभा के दोनों परसेंटेज अलग अलग रहते हैं, तो उस हिसाब से पार्टी जो है, जो जिसका ज़्यादा परसेंट रहेगा वही बाजी मारेगी। एग्जिट पोल सामने आ गया है, जिसमें जो है चारों ओर मोदी लहर नज़र आ रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अब मोदी लहर तो 3 सालों से देखा जा रहा है ना, अभी उस लहर में कोई कमी नहीं आई है। अब वो लहर जो है थोड़ा सा अंतर लहर तरह की चल रहा है, ऊपर से नहीं दिख रहा है, अंतर लहर की तरह चल रहा है। बहुत सारी उसके साथ में प्लस पॉइंट जो हैं, राम मंदिर है, 370 धारा है, और महिलाओं को जो पैसा दिया जा रहा है महतारी वंदन का, और दूसरे कई ठन ऐसे कार्यक्रम हैं जो आकर्षित करता है मतदाताओं को। महिलाएं आकर्षित हो रही है, किसान आकर्षित हो रहे हैं, है ना, सब कुछ जो पैसा मिले, तो उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि वो अंडर करेंट है, वो खासकर महिलाओं में, है ना। तो उस आधार पर और महिलाएं जिधर राजी है तो उधर तो पूरा घर परिवार और देश ही राजी रहता है। अरे राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र की, तो यहाँ जो है इस बार का चुनाव जो है ऐतिहासिक रहा है, क्योंकि जो है वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, उसके सामने जो है वर्तमान सांसद संतोष पांडे थे, तो किसका पलड़ा आपको भारी नज़र आ रहा है? मैं बताया कि ये परसेंटेज का खेल है मैडम, है ना। यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा वाली बात आ रही है, हमको लोकसभा में केंद्र को देखना होगा, और सभी आजकल जागरूक हो गए मतदाता कि हमको केंद्र में किस टाइप से सरकार बनानी है, तो उस आधार पर वो मत देंगे।
पलड़ा भारी जो है, ऐसे इस हिसाब से देखा जाए विधानसभा के आधार पर तो भूपेश बघेल का भारी रहा है, क्योंकि 5 विधानसभा उसके अंडर में है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि 5 विधानसभा क्षेत्र के लोग ही भूपेश बघेल को दें। जी, राजनांदगांव, खैरागढ़, मानपुर मोहल्ला, इन सभी जगह की बात करें तो कैसा समीकरण आपको नज़र आ रहा है? अब समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो भूपेश बघेल का पलड़ा भारी पड़ता है, लेकिन फिर वही बात आती है ना लोकसभा और राज्यसभा की। तो उस हिसाब से के अब जो दिखाया जा रहा है चैनल में बढ़त में बीजेपी वालों को, तो काफ़ी हद तक के लोगों का रुझान उससे पता चलता है, और बाकी तो कल पता चल जाएगा। 4 जून को जो है मतगणना होनी है, तो आपको किसका पलड़ा भारी नज़र आ रहा है? अभी अगर देखा जाए चारों तरफ जो घूमने से पता चला है, मोहल्ला मानपुर में कांग्रेस की स्थिति अच्छी है। बाकी मतलब 7 विधानसभा में देखने को ये मिल रहा है कि वहाँ पे भाजपा का स्थिति अच्छी है। कुल मिलजुला के मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि राजनांदगांव में अभी भाजपा की स्थिति बेहतर है। एग्जिट पोल सामने आया है, उस पर जो है चारों तरफ जो है मोदी लहर दिख रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मोदी लहर अब हिंदुत्व की है पूरा। मोदी जी का क्या है, चारों तरफ भगवान श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर बनवाए हैं, और जो मतलब 5 लाख रुपए गरीबों को जो मेडिकल सुविधा प्रदान कर रहे हैं, लोगों को, गरीब तबके के लोगों को मकान दिला रहे हैं, ये कहीं न कहीं उनकी लोकप्रियता है, और इससे आमजन, करोड़ों आमजन लाभान्वित हुए हैं। इसका फायदा नजर आ रहा है। इसके कारण क्या है, लोकप्रियता के कारण बाहर निकल के उनके पक्ष में तो यहाँ पर जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके सामने जो है वर्तमान सांसद थे, दोनों आमने सामने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का सवाल है, तो राजनांदगांव में उन्होंने खैरागढ़ का को जिला बनाया और मानपुर को, तो ये दोनों जगह अच्छी हो गई, क्योंकि यहाँ पर विधायक भी हैं इसलिए। लेकिन राजनांदगांव में अगर देखा जाए तो क्या कुछ खास लगाव नहीं रहा। स्वर्गीय जिसमें हम लोग गए थे कवरेज के लिए, तो पता चला था कि वहाँ पे जो उन्होंने सड़क के राजनांदगांव रोड सेंक्शन दिया था, लेकिन विगत 1 वर्षों में भी उसका काम पूरा नहीं हो सका, जिसके कारण वहाँ आए दिन एक्सीडेंट हो रहा था। उधर वो कांग्रेस का गढ़ था, स्वर्गीय जो पट्टी है वो कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन वहाँ पे विधानसभा चुनाव में देखने को मिला कि अच्छी लीड डॉक्टर रमन सिंह जी पाए थे। उसी हिसाब से अपन मतलब सोच सकते हैं कि राजनांदगांव में तो भाजपा की स्थिति अच्छी रहेगी, और बाकी कवर्धा पंडरिया में भी अच्छी है। कुल मिला जुला के मोदी फैक्टर काम किया है। सांसद संतोष पांडे जी का उतना ज़्यादा वर्चस्व तो नहीं था आम मतदाताओं में, लेकिन अगर मोदी फैक्टर है तो मोदी फैक्टर का फ़ायदा संतोष पांडे को मिलता नज़र आ रहा है। राजनांदगांव, मानपुर मोहल्ला, खैरागढ़, यहाँ कैसा समीकरण आपको देखने को मिल रहा है? राजनांदगांव में तो स्थिति ठीक है। मोहल्ला मानपुर आदिवासी बेल्ट है, और वहाँ सुरजू टेकाम करके आदिवासी नेता है, जो कि लोगों में अच्छी वहाँ पे उनकी पैठ है। और इससे वहाँ पे क्या है, मोहल्ला मानपुर में धर्मांतरण भी बहुत अच्छा एक मुद्दा रहा है, जिसके कारण वहाँ पर लगता है कि वहाँ पर कांग्रेस की स्थिति अच्छी रहेगी।
जहाँ देखा जाए तो है भाजपा जो है महतारी वंदन योजना निकाली थी, तो उसी पर जो है कांग्रेस ने भी महालक्ष्मी न्याय योजना निकाला है। तो किसकी योजना कारीगर सिद्ध होगी? आम मतदाताओं में ये ऐसा है कि महिलाओं में कि उन्होंने देखा कि उनको पहली दूसरी किस्त मिल चुकी थी 1,000 रुपये का, तो उसके कारण क्या है, आम मतदाताओं में कांग्रेस के प्रति विश्वास नहीं हुआ कि 1 लाख रुपये उनको मिलेगा। उनको जो मिल रहा है वो उनकी त्वरित थी और उसका बेनिफिट कहीं न कहीं भाजपा को मिलता नजर आ। 4 जून को जो है मतगणना होनी है, इस पर जो है किसका पलड़ा आपको भारी नजर आता हुआ दिख रहा है? देखिए 4 जून को लोकसभा की मतगणना होनी है और उसके एग्ज़िट पोल हम लोगों ने सबने देखा है, तो निश्चित तौर पे जिस तरह से एग्ज़िट पोल आए हैं तो उससे तो अंदाज़ा लग ही गया होगा। लेकिन एग्ज़िट पोल अपनी जगह है, कल थोड़ा सा आप इंतज़ार कर लीजिए, कल एग्ज़िट पोल आ जाएंगे, कल दोपहर को 12-1 बजे तक सारी स्थितियाँ क्लियर हो जाएगी। वैसे भी जिस तरह से एग्ज़िट पोल आए हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सच्चाई दिखती है। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गारंटी है, उनका चेहरा है, वो कहीं ना कहीं कामयाब हुआ है और इस चुनाव में शायद उनके चेहरे को ही यहाँ पर मतदाताओं ने मतदान किया है। जहाँ बात करें एग्जिट पोल आए हैं तो उस पर जो है चारों ओर मोदी लहर दिख रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मोदी लहर तो थी, पिछले लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था और इस बार भी, इसलिए कि उन्होंने काम किया है। जिस तरह से जो काम लोगों को अपेक्षा थी मोदी जी से काम करने की, जो जिस तरह से कंक्रीट लेवल पर उन्होंने जो वर्क किया है तो उसको लोगों ने पहचाना है और इस वजह से पूरे देश में हमने ये देखा है कि मोदी को जो एक चेहरा है, मोदी का चेहरा लोग पसंद करते हैं और मतदाता जो हैं उनको चाह रहे हैं कि एक बार फिर से उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाएं, ताकि और भी जो हमारा जो देश है विकासशील देशों में, विकसित देशों की श्रृंखला में जाके खड़ा हो जाए। सर 4 जून को जो है मतगणना होनी है, तो कौन किस पर भारी है? राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर हाई प्रोफाइल सीट क्यों है? भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं, तो अपने आप में एक बड़ा चेहरा कांग्रेस से। भाजपा से बात करें तो दोबारा मोदी ने भरोसा किस पे किया? संतोष पांडे पे। तो ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से महिला वोटर्स यहाँ ज़्यादा है, महिलाओं ने मतदान भी बराबर से किया है, तो महिलाओं का रुझान किस तरफ है, वो जिस तरफ जाएगा तो ये समझ लीजिए कि पहला और दूसरा राउंड से समझ में आ जाएगा कि किस पार्टी की यहाँ जीत हो सकती है, हो रही है, क्योंकि महिलाओं ने मतदान किया। महिलाओं का जो वोट होता है वो एक रुझान पे चलता है। तो इसलिए ये कहना कि कौन किस पे भारी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे यहाँ के, ठीक है, उन्होंने काम क्या किया क्या नहीं किया, खुश तो सारे लोग थे। कब? विधानसभा में किसानों के लिए काम किया है ना, और ऐसे कई योजनाएं थी जो धरातल पे दिख भी रही थी, लेकिन परिणाम क्या आया? विधानसभा का कांग्रेस को हार झेलनी पड़ी। बात अभी हम बात करें यहाँ की राजनांदगांव की या पूरे देश की, प्रदेश की, तो कहीं ना कहीं हम एज ए पत्रकार हमने घूमा है, मोदी फैक्टर कितना काम करता है वो देखने वाली बात होगी। अगर मोदी फैक्टर काम कर गया तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान, और अगर सक्रियता और निष्क्रियता की बात आती है, वो बात अगर होती है तो कांटे की टक्कर भूपेश बघेल और संतोष पांडे पे। तो अभी कौन किस पे भारी, मतदाता मौन था, है ना, हमने इस चीज़ को देखा, लेकिन पहला और दूसरा राउंड ये बता देगा कि मतदाता किस पर भारी था। ठीक, थैंक यू। जहाँ बात करें कि एग्जिट पोल अभी सामने आया है, तो जिस पर जो है चारों तरफ मोदी लहर छाया हुआ है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने अभी पहले कहा ना आपको कि मोदी फैक्टर काम कर गया तो पहला दूसरा राउंड ही बता देगा कि क्या ट्रेंड चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं फैक्टर था मोदी फैक्टर। संतोष पांडे भाजपा से है, सांसद थे, एक बार भरोसा किया, लेकिन संतोष पांडे पर भरोसा जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा कहीं आम जनता पे दिखा कि मोदी पर भरोसा है, और मतदान कैसा हुआ है वो रुझान बताएगा। जी, राजनांदगांव, खैरागढ़, गंडई, यहाँ आपको कैसा रुझान देखने को मिल रहा है, कैसा समीकरण बना हुआ है? देखिए खैरागढ़ वो अगर बात करें तो वहाँ एक जातिगत समीकरण भी काम करता है ना, लेकिन इस मिथक को किसने तोड़ा था? देवव्रत ने। लोधी फैक्टर काम करता है क्योंकि वो निर्दलीय चुनाव जीते। तो एक ट्रेंड जो चलेगा, मैं बताया ना, ग्रामीण क्षेत्र हो शहर क्षेत्र हो, महिला फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा। ठीक, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद थे वरिष्ठ पत्रकार, जिन्होंने कहा कि जो है दोनों ही अपनी अपनी जगह काफ़ी है, और जो है अभी हम एग्जिट पोल नहीं बता सकते। हालांकि कुछ जगहों पर जो है अनुमान लगाया जा सकता है कि बीजेपी का झंडा लहरा चुका है, पर इसका भी अनुमान है।
इसी के साथ मैं किरण साहू, कैमरा पर्सन विपेंद्र वर्मा के साथ विजन टाइम न्यूज़ राजनांदगांव।